और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल पार करते ही विराम की हर संभावना फिर से बड़े दांव पैच में फंस गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बर्लिन पहुंचे हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से आमने सामने वार्ता और तत्पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वीडियो कॉल। समय तेज है और समूचे यूरोप की सांसें अलास्का में प्रस्तावित ट्रंप पुतिन भेंट पर अटकी हैं। आशंका यह है कि यूक्रेन सीधे मेज पर नहीं मगर दांव उसके नक्शे पर है। जेलेंस्की का सार्वजनिक रुख साफ है, 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं रूस कह चुका है कि लक्ष्य नहीं बदले, यानी क्रीमिया डोनबास का सवाल सुलह से नहीं स्थिर नियंत्रण से देखा जाएगा। यूरोप डरा इसलिए है कि अगर अलास्का की डील में जमीन की अदला बदली का गैर औपचारिक फॉर्मूला उभरा तो नाटो के भीतर दरारें गहरी होंगी, क्योंकि लड़ाई का आर्थिक बोझ यूरोपीय करदाताओं ने उठाया और फैसला किसी और मेज पर हो जाएगा। इसी बीच डोनबास के औद्योगिक धुरी प्रोकोव्यक्स में रूसी बढ़त की खबरें बातचीत से पहले का पोजिशनल प्रेशर है। यदि शहर गिरा तो पुतिन की शर्तें और सख्त होंगी। अगर यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक रूसी ऊर्जा ठिकानों को और चोट पहुंचाते हैं तो मॉस्को अपनी एयर डिफेंस और लंबी दूरी की जवाबी मार बढ़ाएगा। अलास्का की प्रतीकात्मकता भी दिलचस्प है, क्योंकि 1867 में रूस ने यही भूभाग अमेरिका को बेचा था। आज वही भूमि संभावित युद्ध विराम की कसौटी बन रही है। ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि सीज फायर के लिए दोनों ओर से कुछ देना होगा। सवाल ये नहीं कि कौन क्या देता है, असली सवाल तो ये है कि क्या यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर समझौता टिक पाएगा। इतिहास बताता है कि बिना स्थानीय वैधता के बनी संधियां कागज से बाहर संदिग्ध रहती हैं। जेलेंस्की का बर्लिन मिशन इसी वैधता की ढाल जुटाने की कोशिश है। रक्षात्मक सहायता, एयर डिफेंस और आर्थिक पैकेज की नई किश्तों से साथ यूरोप की राजनीतिक प्रतिबद्धता का नवीनीकरण। ये सप्ताह निर्णायक है। अगर अलास्का में कठोर रेखाएं थोड़ी भी नरम हुई तो गोलीबारी थमेगी, अन्यथा फ्रंट लाइन और उग्र होगी और यूरोप के आसमान में विमान तोड़ेंगे, पर शांति का परिंदा नहीं। जेलेंस्की बर्लिन में अलास्का की तैयारी, यूरोप आशंकित समिट में मैप डील। तो ये तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना कीव की सहमति के क्या शांति संदिग्ध है। यहाँ पर लगातार ये बात हो रही है कि अगर अलास्का में कठोर रेखाएं थोड़ी भी नरम होती हैं तो क्या गोलीबारी थमेगी, अन्यथा फ्रंट लाइन और उग्र हो जाएगी और यूरोप के आसमान में विमान तोड़ेंगे, पर शांति का परिंदा उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। और इतिहास भी ये बताता है कि बिना स्थानीय वैधता के बनी संधियां सिर्फ कागज से बाहर ही संदिग्ध रहती हैं। जेलेंस्की का बर्लिन मिशन इसी वैधता की ढाल जुटाने की कोशिश है। रक्षात्मक सहायता, एयर डिफेंस और आर्थिक पैकेज की नई किश्तों के साथ यूरोप की राजनीतिक प्रतिबद्धता का ये नवीनीकरण। ये सप्ताह जो है निर्णायक है। अगर अलास्का में कठोर रेखाएं थोड़ी भी नरम हुई तो गोलीबारी थमेगी, अन्यथा फ्रंट लाइन और उग्र होगी और यूरोप के आसमान में विमान तोड़ेंगे, पर शांति का परिंदा नहीं। यूक्रेन युद्ध में लगातार नुकसान के बावजूद रूस ने अपनी हवाई ताकत के विस्तार पर जोर जारी रखा है। हाल ही में रूस ने अपने लड़ाकू बम्बर बेड़े में Su-34 फुलबैक का नया बैच शामिल किया है। यह कदम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा 2025 के राज्य रक्षा आदेश के तहत पूरा किया गया। इन विमानों को सेना में शामिल करने से पहले इन्हें कठोर परिस्थितियों में कई परीक्षणों से भी गुजारा गया। ये 2025 में तीसरी बार है जब रूस को Su-34 की डिलीवरी मिली है। अप्रैल और जुलाई में पहले भी बैच जो हैं वो सौंपे गए थे। यह दर्शाता है कि रूस हवाई हमले की अपनी क्षमता बढ़ाने में लगातार लगा हुआ है, चाहे युद्ध क्षेत्र में उसे कितना भी नुकसान क्यों ना झेलना पड़े। Su-34 कोई साधारण जेट नहीं है। यह लंबी दूरी तक उड़ान भरने और कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। यह जमीन, समुद्र और हवाई लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकता है, यहाँ तक कि कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में भी। इसकी उन्नत एवियोनिक्स प्रणाली और 2 पायलटों के साथ साथ बैठने वाला कॉकपिट लंबी उड़ानों में से और प्रभावी बनाता है। यह जेट उच्च खतरे वाले इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में भी ऑपरेट कर सकता है, जिससे दुश्मन के रडार और संचार को चुनौती दी जा सकती है। रूस इसे मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर मानता है, जो केवल हवाई युद्ध ही नहीं बल्कि रणनीतिक लक्ष्यों पर बमबारी में भी माहिर है।
यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के हवाई ठिकानों और ऊर्जा संरचनाओं पर हमला कर रहा है। ड्रोन हमले और लंबी दूरी के मिसाइल हमलों ने रूस को कई विमान खोने पर मजबूर किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ग्रुप ऑरिक्स के अनुसार रूस अब तक 37 Su-34 और एक Su-34M खो चुका है। इसके बावजूद रूस नए विमानों का उत्पादन जारी रखे हुए है। यह न केवल उसकी औद्योगिक क्षमता का संकेत है, बल्कि युद्ध में लंबे समय तक टिके रहने की उसकी तैयारी भी दिखाता है। रूस का यह कदम पश्चिमी देशों और नाटो को सीधा संदेश है कि वह हवाई युद्ध क्षेत्र में पीछे हटने वाला नहीं है। Su-34 की बढ़ती संख्या रूस को यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक हवाई रणनीति अपनाने में सक्षम बनाएगी। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ऐसे आधुनिक विमानों की मौजूदगी रूस को सामरिक बढ़त दे सकती है। हालांकि यह यूक्रेन की पश्चिमी मदद और उसकी हवाई रक्षा प्रणाली पर भी निर्भर करेगा। पाकिस्तान तेरी सरजमी अब सिर्फ बारूद, खून और आतंक की बदबू से जानी जाती है। 78 साल पहले बने इस मुल्क ने विकास, शिक्षा या अमन की मिसालें कायम नहीं की, बल्कि दुनिया को 80 से ज्यादा आतंकी संगठनों का जहर दे दिया। और आज तेरे हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि तेरे ही पाले हुए सांप तुझे डसने लगे हैं। अभी अभी अमेरिका ने तेरा असली चेहरा दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त आया जब तेरे फौजी सरदार जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दरवाजे पर मदद की भीख मांग रही है, और वह भी 1.5 महीने में दूसरी बार। पाकिस्तान, तू समझ ले कि दुनिया अब तेरे झूठे बहानों, फर्जी वादों और चालाक बयानों में आने वाली नहीं है। तेरे पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक हर कोना आतंक का अड्डा बन चुका है। पंजाब में 34 आतंकी संगठन खुलेआम सांस ले रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-झांगवी, यही वो नाम है जिनके हाथ हिंदुस्तान में हजारों बेकसूरों के खून से रंगे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 21 संगठनों की बंदूकें तैयार हैं। बलूचिस्तान में 19 आतंकी टोलियां पाकिस्तान के खिलाफ ही हथियार उठा चुकी हैं, और कराची जैसे शहर में 13 से ज्यादा संगठनों की गूंज है। पाकिस्तान तेरे डीएनए में धोखा और दोगलापन बस चुका है। तो दुनिया के सामने आतंक पर पाबंदी लगाने का नाटक करता है, मगर भीतर ही भीतर उन्हीं को हथियार, ट्रेनिंग और पनाह देता है। ISI तेरे लिए सिर्फ खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि आतंकी ठेकेदार बन चुकी है, जो कभी अफगानिस्तान में तालिबान को, कभी भारत में घुसपैठियों को और कभी तेरे ही घर में खून के खेल खेलने वालों को सहारा देती है। लेकिन अब सुन कि ये 1971 का पाकिस्तान नहीं जब तूने बांग्लादेश में इंसानियत को रौंदा था। अब तू चारों तरफ से घिर चुका है। तेरे अपने ही प्रांत तुझसे आजादी की मांग कर रहे हैं। तेरे सरपरस्त मुल्क तुझसे किनारा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान अब तेरी हर चाल का जवाब मैदान में देगा, कागजों में नहीं। अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े देश तुझ पर शिकंजा कसने लगे हैं। जिस दिन ये शिकंजा पूरी तरह बंद होगा, पाकिस्तान नाम का नक्शा सिर्फ पुरानी किताबों में मिलेगा। याद रख कि अब ना तेरे पास वक्त बचा है और ना ही रास्ता। दिन भी तेरे खिलाफ है, रात भी तेरे खिलाफ है, और हर एक सुबह एक नई मुसीबत लेकर खड़ी है। और पाकिस्तान की सुन ले कि आखिरी चेतावनी है, या तो आतंक की फैक्ट्री बंद कर, या फिर खुद को दुनिया के सबसे बड़े खंडहर में बदलने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरे खिलाफ सिर्फ जंग नहीं, तेरे खिलाफ ऐलान ये बर्बादी हो चुका है। लंपेदूसा भूमध्य सागर का वो नाम जो आज फिर खून और आंसुओं से भीग गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग पर एक बार फिर मौत ने नंगा नाच किया। एक और नाव हादसे का शिकार हुई और 20 से ज्यादा जिंदगियां लहरों में समा गईं। बारूद और गोलियों की जंग से भागते हुए लोग, भूख और गरीबी से लड़ते हुए लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में समुद्र के सीने पर सफर कर रहे थे, मगर किस्मत ने उनका साथ बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये हादसा उस जगह हुआ जिसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बार बार चेतावनी देकर डेथ रूट कह चुकी हैं। लंपेदूसा का समुद्री रास्ता, लेकिन फिर भी हर साल हजारों प्रवासी जान की बाजी लगाकर इसी रास्ते से इटली की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पीछे उनकी जिंदगी नर्क है और आगे उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है। इस बार लीबिया से चली नाव में करीब 100 लोग सवार थे। सूरज उगने से पहले समुद्र की बेरहम लहरों ने उनके सपनों को निगल लिया। अब तक 20 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 12 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बाकी 60 को बचाकर लंपेदूसा के केंद्र में भेज दिया गया है, लेकिन सवाल है कि कितनी बार ये मौत का खेल दोहराया जाएगा।
लंपेदुसा के मेयर फिलिप्पो मन्निनो का कहना है कि ये हादसा भोर में हुआ और बचाव दल ने पूरी कोशिश की, लेकिन समुद्र का गुस्सा इंसान की ताकत से कई गुना बड़ा था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में 30,060 प्रवासी समुद्र के रास्ते इटली पहुंचे हैं, जो पिछले साल से 16% ज्यादा है। और ये आंकड़े उस कड़वी हकीकत को बताने के लिए काफी हैं कि हालात काबू से बाहर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के आंकड़े और भी डरावने हैं। पिछले 10 सालों में 24,500 से ज्यादा लोग भूमध्य सागर पार करते समय मारे गए या लापता हुए। 3 अक्टूबर 2013 का वो काला दिन अब भी दुनिया के जहन में ताजा है, जब 500 से ज्यादा लोगों को ले जा रही नाव में आग लगी और 368 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। उस हादसे के बाद दुनिया ने वादे किए, रेस्क्यू बढ़ाने की बात कही, लेकिन हकीकत ये है कि हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। आज का लंपेदुसा हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है और ये बताता है कि भूख, गरीबी और युद्ध ने इंसान को इस कदर तोड़ दिया है कि वो मौत के रास्ते को भी अपना लेता है। यह हादसा बताता है कि दुनिया की ताकतवर सरकारें, बड़ी बड़ी संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब भी लाखों मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए नाकाफी है। लंपेदुसा की लहरें आज फिर लहू से लाल हैं और शायद कल फिर होंगी, क्योंकि भूख और डर हर बार इंसान को मौत के रास्ते पर धकेल देंगे जब तक दुनिया जागे नहीं।